Hi kids, let's do question and answers for our chapter 4.4 Ramanujan. सबसे पहले करते हैं वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस. सो नंबर 1 इज डिस्कस ओरली इन योर क्लास. आपको ये चीज जो है अपने क्लास में बस बोल के डिस्कस करनी है. तो क्या डिस्कस करना है? इन व्हाट सब्जेक्ट्स इज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड एट स्कूल लेवल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल. नेम देम. तो आपको क्या लगता है कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है मैथ्स यूज होती है स्कूल लेवल पे और कॉलेज के लेवल पे? Did you know maths is used in music and poetry also? Can you tell how? क्या आपको पता है कि मैथ जो है वो म्यूजिक और पोएट्री में भी यूज होती है और कैसे यूज होती है ये आपको बताना है. तो आंसर क्या है? यूनिवर्सिटी लेवल पे मैथ्स जो है वो कौन से सब्जेक्ट में यूज होती है? मैथ्स में तो होती है, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स. In addition to these subjects, maths is also used in many other fields such as medicine, architecture, environmental science, social sciences, and humanities. Mathematics is a versatile subject that is used in many different areas of study and research. मैथ्स जो है वो म्यूजिक और पोएट्री में भी यूज होती है. कैसे? आप जब म्यूजिक में जो है पैटर्न्स बना रहे हो म्यूजिक के कि ये रिदम होगी आपके म्यूजिक की, यहाँ पे ये लाइन आएगी, इस लाइन के बाद ये म्यूजिक आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो ये सब जो है आप नंबर्स में काउंट कर रहे हो तो रिदम में यूज हो रहा है मैथ्स. आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रहे हो, इतना हाई ऊपर जाएगा आपका नोट, इतना नीचे जाएगा, आपकी पिच इतनी ऊपर होगी, इतनी नीचे होगी. तो जब आप गा रहे हो, जब आप बजा रहे हो, कितनी बीट्स के बाद कौन सा म्यूजिक आएगा, उसके बाद कितनी देर बाद आपका गाना आएगा, तो ये सब किस चीज से कैलकुलेट हो रहा है? नंबर से. तो मैथ्स जो है वो म्यूजिक में भी है और मैथ्स पोएट्री में भी है. जब आप कोई पोएम लिखते हो तो आप डिसाइड करोगे आप दोहा लिखोगे या चौपाई लिखोगे, 2 लाइन का होगा राइमिंग या 4 लाइन की राइमिंग स्कीम होगी, कितने वर्ड्स के बाद राइम आएंगे, कितने वर्ड्स में नहीं आएंगे, आप कौन से सिलेबल को मैच कर रहे हो. तो आप जो भी चीजें कर रहे हो मैथ्स या म्यूजिक या पोएट्री में, उन सब में जो है मैथ्स का यूज हो रहा है. आपको पता नहीं चलेगा, इतना ऑब्वियस नहीं है, बट आप हर चीज कैलकुलेट कर रहे हो कि मैं जो हूँ इतनी लाइन की पोएम बनाऊंगी, इतने लाइन का मेरा गाना होगा, इतना लॉन्ग होगा, इतना शॉर्ट होगा, सब कुछ जो है मैथ्स में कैलकुलेट हो रहा है. Use the letters in the word mathematician to make 4 letter, 5 letter and 6 or more letter words within a time limit fixed by your teacher. तो ये जो वर्ड है मैथमेटिशियन, इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको यूज करके आपको और वर्ड्स बनाने हैं. वो 4 लेटर के हो सकते हैं, 5 के, 6 के या उससे ज्यादा, 4 से कम नहीं होने चाहिए. और आपको जो है ये आपके टीचर जो है वो आपको टाइम लिमिट देंगे कि 1 मिनट में इतने बनाओ, 2 मिनट में, उसके अनुसार आपको बनाने हैं. तो यहाँ पे जो है मैंने 4, 5 और 6 लेटर के वर्ड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो. Number 3, sentences can be classified into 3 types: simple, complex and compound. तो सेंटेंस जो है वो 3 टाइप के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. सिंपल सेंटेंस होता है वो जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट. तो अगर कोई सेंटेंस किस इंसान के बारे में बता रहा है या किस चीज के बारे में बता रहा है वो सेंटेंस, वो होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट. जैसे कि शी वेंट होम, तो कौन घर गया? वो गई. तो किसके बारे में बात हो रही है? आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है? उस लड़की के बारे में. तो शी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज. सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है या सब्जेक्ट कौन है, ये आपको सेंटेंस के जिस पार्ट से पता चले वो है प्रेडिकेट. जैसे कि शी वेंट होम, तो वो घर गई. तो घर गई क्या है? सब्जेक्ट, इसने ये काम किया, तो सब्जेक्ट ने क्या किया? वो घर गई, तो दैट इज प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट हुआ वो जिसके बारे में सेंटेंस है और प्रेडिकेट हुआ वो जो आपको बता रहा है कि सब्जेक्ट ने क्या किया. आई सॉ अ स्नेक, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है और मेरे साथ क्या हुआ? मैंने सांप देखा, तो दैट इज प्रेडिकेट. सांप देखना इज प्रेडिकेट, मैं जो हूँ सब्जेक्ट हूँ. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जहां पे एक मेन क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा. मेन क्लॉज क्या होता है? ये सेंटेंस देखिए, शी वेंट होम आफ्टर स्कूल वाज ओवर. तो ये शी वेंट होम जो है ये मेन क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. अगर आप इसके आगे कुछ मत लगाओ, आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो होम के आगे, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है. तो अगर कोई क्लॉज जो है वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो तो वो होता है मेन क्लॉज.
आफ्टर स्कूल वॉज ओवर ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अगर आप इसके आगे से शी वेंट होम निकाल दो तो स्कूल खत्म होने के बाद इसका जो है कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ये अपने मीनिंग के लिए जो है मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसे कहते हैं डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पे एक मेन क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। The boys found the book that had been lost. तो boys found the book मेन क्लॉज है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। That had been lost ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। So this is a complex sentence. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जहां पे दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि he finished his work and he left his office, तो he finished his work के आगे फुल स्टॉप लगा दो, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो रहा है। he left his office आप बना दो, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इनको जो है कनेक्ट करने के लिए हमने कोऑर्डिनेटर लगाया है। तो कोऑर्डिनेटर्स जनरली एंड, बट, सो और फॉर इस टाइप के वर्ड्स होते हैं। तो अगर आप दो सेंटेंस को इनसे कनेक्ट करके एक सेंटेंस बना रहे हो तो वो कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस में दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जहां एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जहां पे एक मेन क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। कंपाउंड सेंटेंस जहां पे दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फ्रॉम द लेसन 4.2 pick out one example of each of the following। तो जो आपका चैप्टर 4.2 है रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी, आपको उसमें से जो है इन तीनों चीजों के एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं। तो सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल वहां से मैंने लिया है। लेट अस स्टार्ट विद कार्डियक सर्जरी। इस सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट कौन है? लेट अस, हमारे बारे में बात हो रही है कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक सर्जरी से। तो ये मैं क्या हूं, हम सब कौन है? हम सब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस के। प्रेडिकेट क्या है? स्टार्ट विद कार्डियक सर्जरी से शुरुआत करते हैं, ये है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है, ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मैंने एग्जांपल लिया है। टुडे इफ यू नीड टू हैव अ हार्ट सर्जरी यू कैन चूज फ्रॉम मेनी फाइन डॉक्टर्स। तो यहाँ पे जो है यू कैन चूज फ्रॉम मेनी फाइन डॉक्टर्स, ये जो है ये मेन क्लॉज है। एंड टुडे इफ यू नीड टू हैव अ हार्ट सर्जरी ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आप ये देखो यू कैन चूज फ्रॉम मेनी फाइन डॉक्टर्स, आप खाली अगर ये सेंटेंस बना के लिख दो तो ये अपने आप में सेंस बनाएगा, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। सो दिस इज मेन क्लॉज। इफ यू नीड टू हैव अ हार्ट सर्जरी ये अपने आप में सेंस नहीं बनाएगा जब तक आप इसे इससे कनेक्ट नहीं करोगे इस सेंटेंस से। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि एक डिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पे और एक मेन क्लॉज है। कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है इन दोज डेज हार्ट पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद सेडेटिव्स एंड दे यूजुअली डिड नॉट सर्वाइव। तो यहाँ पे जो है अगर आप ये देखो इन दोज डेज हार्ट पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद सेडेटिव्स, ये सेंटेंस जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये जो है अपने मीनिंग के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना लिख दो कि उन दिनों में हार्ट पेशेंट्स को सेडेटिव से ट्रीट किया जाता था, it makes sense, it's a complete sentence, so this is an independent clause। they usually did not survive वो जनरली बचते नहीं थे, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये अपने मीनिंग के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेटर लगाया है एंड, तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं इस सेंटेंस में, इसलिए ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ एक ही मेन क्लॉज होता है, दूसरा क्या है? डिपेंडेंट है। यहाँ पे क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चंस रिटन ऑन द इंडेंट ऑफ चैप्टर, आपके चैप्टर के हर पेज पे वो मार्जिन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले सॉल्व करते हैं। नंबर 1 इज व्हाट डिड द मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन, वो जो मैन्युस्क्रिप्ट उस लेटर में आई थी उसमें क्या था? द मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्ड वाइल्ड एंड फैंटास्टिक लुकिंग थ्योरम्स and lines of symbols in a non-English script। Why could Hardy not enjoy his game? वो क्यों नहीं अपना गेम एंजॉय कर पाए? क्योंकि उनके दिमाग में वो सुबह जो उनको लेटर मिला था वही घूम रहा था। What did the two English mathematicians realize by midnight? वो दोनों जो अंग्रेज मैथमेटिशियन थे उन्हें बीच रात तक क्या समझ आ गया था? उन्हें समझ आ गया था कि जिस इंसान ने उन्हें ये मैन्युस्क्रिप्ट भेजा है वो तो कोई जीनियस है।
What were the two drawbacks in Ramanujan's career? उनके करियर में दो कमियां क्या थी? एक तो ये था कि उनकी एजुकेशन कम थी, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, और दूसरा क्या था कि वो मैथ की हिस्ट्री में थोड़ा लेट आए थे, उनके आने से पहले ही बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुकी थी. What superstition did Ramanujan's mother believe in? वो कौन सी अंधविश्वास वाली बात को मानती थी? वो मानती थी कि अगर सपने में आके कोई देवी उनसे कुछ कह रही है तो उन्हें वो फॉलो करना है. What surprised everyone one morning? सब लोग क्यों एक सुबह जो है इतना सरप्राइज हो गए? इसलिए हो गए थे क्योंकि रामानुजन की माँ जो पहले कह रही थी कि वो नहीं जा सकते हैं, उन्होंने अगले दिन ये बोला कि सब लोग जा सकते, उनका बेटा जो है वो यूरोप जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो है एक सपना देखा था जिसमें वो जो है बहुत सारे यूरोपियंस के साथ बैठा हुआ था, और जो देवी थी वहां की, उन्होंने कहा था कि तुम अपने बेटे को जो है उसके लक्ष्य को पाने से मत रोको, तो इसलिए जो है उन्होंने उसे जाने दिया. तो सब लोग जो है बहुत हैरान हो गए थे इस बात से कि कल तक तो वो तैयार नहीं थी, अब अचानक कैसे तैयार हो गई. What did Hardy have to teach Ramanujan? हार्डी को क्या सिखाना पड़ा था रामानुजन को? फॉर्मल मैथमेटिक्स, राइट, क्योंकि रामानुजन को मैथ्स तो आती थी बट उन्हें फॉर्मल मैथ्स नहीं आती थी कि किसी चीज को प्रूव कैसे करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, ये सब जो है उन्हें हार्डी ने सिखाया. Why does he call it an unusual experience? इसे वो इतना अजीब सा एक्सपीरियंस क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा इंसान जिसे इतनी मैथ्स आती हो, जो जीनियस है मैथ्स का, उसे जो है वो मैथ्स सिखा रहे हैं क्योंकि उसे फॉर्मल मैथ्स नहीं आती है. तो उन्हें लग रहा था कि ये जो है ये बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है, ऐसा कभी ना किसी के साथ हुआ है ना होगा. Can you work out the sum of cubes in two different ways which equals 1729? तो आपको जो है क्यूब्स बनाने हैं दो तरीके से जिससे जो है 1729 जो है इस सम पे आप आ जाओ. तो कैसे होगा? 10 का क्यूब लो प्लस 9 का क्यूब लो. तो 10 का जो है क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब हुआ 729. आपने दोनों को ऐड किया 1000 प्लस 729, 1729 आंसर आ गया. 12 का क्यूब और 1 का क्यूब, 12 का क्यूब हुआ 1728, 1 का क्यूब हुआ 1, आपने ऐड किया दोनों को 1729 आ गया. तो ये हैं दो तरीके जिससे आप जो है इस नंबर पे पहुंच सकते हो. What is exceptional about the number 1729? इस नंबर में इतना खास बात क्या है? इसमें इतनी खास बात इसलिए क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है जिसे जो है आप दो क्यूब्स के सम के तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, दो तरीके से. तो ये इकलौता ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसका नंबर जो है वो दो क्यूब्स के सम से आ सकता है. नेक्स्ट है इंग्लिश वर्कशॉप. आपको क्या करना है? ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं इनसे आपको अपने खुद के सेंटेंस बनाने हैं. तो सबसे पहला क्या है? एंथुसियाज्म. एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह. तो टीम का उत्साह जो है वो बहुत ही संक्रामक था, वो फैलने वाला था, इसकी वजह से जो है वो चैंपियनशिप जीत गए. दूसरा क्या है? लोप ऑफ. लोप ऑफ का क्या मतलब होता है? कोई चीज एकदम से गायब हो जाए. तो वो जो हिरन था वो एकदम से गायब हो गया जब उसे जो है उसके पिंजरे से निकाला, आजाद कर दिया. तो तीसरा क्या है? एमिएबल. एमिएबल का क्या मतलब होता है? मिलनसार. द न्यू एम्प्लॉय वाज वेरी एमिएबल एंड क्विकली मेड फ्रेंड्स विद एवरीवन इन द ऑफिस. तो वो जो नया एम्प्लॉय था वो बहुत ही मिलनसार था, तो उसने जो है जल्दी सबको दोस्त बना लिया ऑफिस में. कम टू टर्म्स विद का मतलब होता है समझौता कर लेना. तो जो है बहुत लंबे संघर्ष के बाद जो है आखिरकार जो है उसने अपने पिता की मृत्यु से जो है समझौता कर लिया, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसके पिताजी अब दुनिया में नहीं है. Fraud. The company was accused of fraud after it was discovered that they had been manipulating their financial documents. तो fraud का मतलब होता है धोखा. तो वो कंपनी जो है उन्हें धोखेबाज बोला गया जब सबको ये पता चला कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें धोखाधड़ी कर रहे थे, वो गलत गलत दिखा रहे थे अपना प्रॉफिट लॉस. कन्वेंस का मतलब होता है परिवहन, यानी एक चीज दूसरी जगह से ले जाना, वो जो है वो परिवहन जो है वो कन्वेंस है. The conveyance of goods from one country to another is a complex process that involves many different parties. तो एक देश से दूसरे देश माल लेके जाना ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, राइट, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत सारी पार्टीज जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं. क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट that there was no clarity in her answers and asked her to try again. तो जो शिक्षक थे उन्होंने उस लड़की से कहा कि उसके उत्तरों में कोई स्पष्टता नहीं है और उससे पूछा कि वो दोबारा ट्राई करे.
बी, द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज नाउन्स एज वेल एज वर्ब्स। तो एक वर्ड जो है आप उसे नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो और वर्ब की तरह भी। उस सेम वर्ड का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वेदर वो वर्ड जो है वो नाउन है या फिर वो वर्ब है। जैसे कि ये है, शी गेव अ स्माइल, यहाँ पे स्माइल जो है वो नाउन है। बेबी स्माइल व्हेन दे सी देयर मदर, यहाँ पे स्माइल जो है वर्ब हो गया। यहाँ पे हंसना जो है वो एक एक्टिविटी का नाम है कि बच्चे जो है वो हंसते हैं माँ को देख के। और उसने हंसी दी, यहाँ पे वो हंसी जो है वो नाउन हो गई और यहाँ पे हंसना जो है वर्ब हो गया। ऐसे ही ये जो वर्ड्स हैं, विजिट, ऑनर, रिपोर्ट, वॉच, फॉर्म, सरप्राइज, आपको इनसे जो है सेंटेंस बनाने हैं और वो सेंटेंस से आपको डिफरेंस दिखाना है कि यहाँ पे ये नाउन है और यहाँ पे वर्ब है। तो विजिट का देखते हैं। आई हैव प्लान द विजिट टू द म्यूजियम, यहाँ पे जो विजिट है वो एक नाउन है क्योंकि आप एक एक्टिविटी के बारे में बता रहे हो कि आप म्यूजियम जाओगे, तो ये जो विजिट है ये एक्टिविटी का नाम है, ये आप करोगे। वर्ब के लिए कैसे यूज होगा, आई वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम, मैं म्यूजियम जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे विजिट वर्ब हो गया और यहाँ पे विजिट जो है नाउन है। ऑनर, इट इज अ ग्रेट ऑनर टू रिसीव द अवार्ड, यहाँ पे ऑनर जो है कि ये बहुत सम्मान की बात है अवार्ड मिलना, तो यहाँ पे ये नाउन हो गया। और यहाँ पे जब आप लिख रहे हो आई विल ऑनर माई कमिटमेंट टू अटेंड द इवेंट, कि मैंने जो कमिटमेंट दिया है, जो मैंने अपनी बात बोली है उसका मैं मान रखूंगा। तो यहाँ पे जो ऑनर है वो वर्ब है और यहाँ पे जो है वो नाउन है। रिपोर्ट के लिए आई हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो एक नाउन है क्योंकि आप एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो जो कि रिपोर्ट होगी, तो ये डॉक्यूमेंट का नाम है रिपोर्ट। तो ये हो गया नाउन। आई विल रिपोर्ट द इशू टू द मैनेजर, मैं मैनेजर को बताऊंगा, यहाँ पे ये जो है ये वर्ब हो गया क्योंकि यहाँ पे एक एक्शन की बात हो रही है। वॉच, द वॉच ऑन माई रिस्ट इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, तो ये जो घड़ी है यहाँ पे घड़ी की बात हो रही है, घड़ी क्या हो गया, नाउन हुआ। आई लाइक टू वॉच मूवीज ऑन वीकेंड्स, मुझे देखना पसंद है मूवीज वीकेंड्स पे, तो ये देखना क्या हो गया, ये एक एक्शन का नाम हो गया, तो दिस इज वर्ब, ये एक एक्शन वर्ड है। फॉर्म, द फॉर्म फॉर द एप्लीकेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन, तो ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म की बात हो रही है ये एक डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये नाउन हो गया। आई विल फॉर्म अ टीम टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, मैं एक टीम बनाऊंगा, यहाँ पे बनाना क्या है, एक्शन वर्ड है, तो ये वर्ब हो गया। द पार्टी वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर मी, वो मेरे लिए बिल्कुल ही सरप्राइज था, तो यहाँ पे ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट की बात हो रही है, तो नाउन हो गया। आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई फ्रेंड विद अ गिफ्ट, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, तो ये वर्ब हो गया। से वाई, आपको बताना है कि ये क्यों है। रामानुजन्स लेटर बोर्ड एंड इरिटेटेड हार्डी एट फर्स्ट, हार्डी को जो रामानुजन का लेटर मिला था वो बोरिंग और इरिटेटिंग क्यों लगा, सबसे पहले तो इसलिए लगा था क्योंकि वो हॉल्टिंग इंग्लिश में लिखा हुआ था, रुकी रुकी सी इंग्लिश में, और ऐसे इंसान ने उसे साइन कर रखा था जिसे हार्डी जो है जानते ही नहीं थे। और वो जो स्क्रिप्ट थी वो ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ थ्योरीज हैं जो कि बहुत ही अद्भुत हैं या बहुत ही अजीब सी हैं, जो कभी पहले सुनी नहीं गई हैं, कभी किसी ने देखी नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। और कुछ ऐसी थ्योरीज भी थी जो ओरिजिनल थी, पहले से ही प्रूवन थी। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है जो मुझे पहले जो थ्योरीज ऑलरेडी दुनिया में आ चुकी हैं वो बता रहा है और फिर कुछ ऐसी अजीब सी बता रहा है जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं है और किसी भी चीज के साथ कोई प्रूफ अटैच नहीं है। तो इसलिए उन्हें लग रहा था कि ये तो बहुत ही बोरिंग और इरिटेटिंग हार्डी को लग रहा था, क्योंकि एक तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी इंग्लिश और जितना उन्हें समझ आ रहा था उससे उन्हें इरिटेशन हो रहा था। हार्डी इनवाइटेड लिटिलवुड फॉर अ डिस्कशन, उन्होंने क्यों बुलाया था लिटिलवुड को डिस्कशन के लिए, क्योंकि जो है वो अपने दिमाग से वो जो लेटर था वो निकाल ही नहीं पा रहे थे। जो थ्योरीज उसमें थी वो बहुत ही अजीब सी थी, ऐसी थी जो कभी किसी ने पहले लिखी ही नहीं थी, तो उन्हें जो लग रहा था कि ये इंसान जीनियस है या फिर ये कोई फ्रॉड है, ये उन्हें पता करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो है अपने फ्रेंड लिटिलवुड को बुलाया ताकि वो जो है उसे देखें और उस पे जो है अपनी ओपिनियन दे सकें कि ये जो है सच में कोई जीनियस है या फ्रॉड है। मदर अग्री टू सेंड रामानुजन टू इंग्लैंड, क्यों उसकी माँ जो है वो तैयार हो गई थी रामानुजन की उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, क्योंकि उन्हें रात में सपना आया था नमक्कल की देवी का और उन्होंने कहा था कि तुम अपने बेटे के रास्ते में मत आओ, तुम जो उसे भेज दो। तो उन्होंने उनकी बात मान के जो है रामानुजन को इंग्लैंड भेज दिया। हार्डी एंड रामानुजन कुड नॉट टॉक फ्रीली विद ईच अदर, वो एक दूसरे से खुल के क्यों नहीं बात कर पाते थे,
क्योंकि रामानुजन जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनट्रेन्ड थे, तो उन्हें दुनिया के तौर तरीके नहीं आते थे, उन्हें नहीं पता था कि आधुनिक टाइम में जो है एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, वो इन सब चीजों से बहुत अनजान थे। उन्हें सिर्फ जो है मैथ्स आती थी, और वो मैथ्स भी जो है उन्हें फॉर्मल मैथ्स नहीं आती थी। तो इसलिए हार्डी ने जो है उन्हें फॉर्मल मैथ्स भी सिखाई। रामानुजन हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, उन्हें हॉस्पिटलाइज क्यों किया गया था? क्योंकि वो बीमार हो गए थे, उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। रामानुजन फाउंड द नंबर 1729 वेरी इंटरेस्टिंग, उन्हें ये नंबर क्यों इंटरेस्टिंग लगता था? क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर था जिसे आप दो तरीके से, दो नंबर्स के सम करके जो है इस नंबर पे आप पहुंच सकते थे। तो ये जो है सबसे छोटा नंबर था जिसे ऐसे दो तरीके से जो है डिस्क्राइब किया जा सकता था। Read the text and enlist the achievements and honors of Ramanujan received in England. तो आपको जो है अपने चैप्टर जो है पढ़ के जो है यहाँ पे लिस्ट बनानी है कि रामानुजन को इंग्लैंड में क्या क्या अवार्ड्स मिले थे। तो ये उसकी लिस्ट है। उन्हें रॉयल सोसाइटी से फेलो की जो है वो टाइटल मिला था, और ट्रिनिटी से भी जो है उन्हें फेलो का टाइटल मिला था, और वो पहले इंडियन थे जिसे ये दोनों चीजें जो है मिली थी। वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। तो इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस जो है वो दो वॉइस में हो सकता है, एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। डिफरेंस क्या है? जब एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस होता है तो उसमें जो सेंटेंस का जो डूअर है, जो करता है, जो एक्शन कर रहा है, उस पे फोकस है सारा। जैसे कि द थीव स्टोल द जूल्स, किसने गहने चुराए? चोर ने। तो आप सारा फोकस किस चीज पे डाल रहे हो? चोर पे, कि चोर ने गहने चुराए। अब यही आप सारा फोकस जो है ऑब्जेक्ट पे कर दो, गहनों पे कर दो, द जूल्स वर स्टोलन बाय द थीफ। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। तो अगर आप किसी सेंटेंस का फोकस जो है चेंज कर दे रहे हो, सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट पे कर दे रहे हो, तो वो एक्टिव से पैसिव हो जाता है। आप ऐसा क्यों करोगे? आप सोचोगे कि मैं सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बोलूं ही क्यों, लेकिन ये जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है आप किसी सेंटेंस पे जो है सारा फोकस जो है वो उस एक्शन पे करना चाह रहे हो, कि ये चीज जो है चोरी हुई, मेरे गहने चोरी हुए, आप फोकस गहनों पे बताना चाह रहे हो। या फिर आप कोई सेंटेंस ऐसे बोलो कि मुझसे ये बोला गया, तो आप यहाँ पे किसी को ये नहीं बताना चाह रहे हो कि उसने कहा, इसने कहा, आप फोकस इस बात पे करना चाह रहे हो कि मुझसे कहा गया, मुझसे बोला गया। तो अगर आपको कभी ऐसा कुछ करना हो जिसमें आप जो है वो एक्शन पे फोकस करना चाह रहे हो या ऑब्जेक्ट पे करना चाह रहे हो, तो आप पैसिव वॉइस का यूज करते हो। जनरली पैसिव वॉइस का यूज हम तब करते हैं जब जो है हम किसी घटना को जो है हम ऐसे दूर से खड़े होके बता रहे हो, कि मेरे सामने कुछ हो रहा है और मैं यहाँ पे खड़े होके उसे देख रही हूँ। तो अगर मुझे उस घटना को डिस्क्राइब किसी और को करना हो, तो मैं पैसिव वॉइस का जनरली यूज करती हूँ। तो आपने देखा होगा न्यूज एंकर्स जो है वो जनरली अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट करते हैं तो वो मोस्टली पैसिव वॉइस में होती है। तो पैसिव वॉइस का यूज होता है ना। अगर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में करना हो तो आप जो हो वर्ब का फॉर्म बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल करते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने स्टोल को क्या कर दिया? वर स्टोलन कर दिया। तो जब चेंज करना होता है तो आप जो है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल कर देते हो। नाउ एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसमें आपको उसका डूअर, जो उसका करता है, वो आपको दिखाई देगा, वो होगा वहां पे, बहुत ऑब्वियस होगा। पर पैसिव वॉइस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो काम करने वाला है, जो करता है, वो ऑब्वियस ना हो, उसका मेंशन ही ना हो। जैसे कि द थीफ वॉज कॉट, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, पर किसने उसे पकड़ा है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस में आप डूअर को मेंशन करो, कभी कभी वो मेंशन नहीं भी हो सकता है। Now active voice, the subject is performing an action, action जो है सब्जेक्ट कर रहा होता है, कि dog chases the ball, तो dog जो है वो सब्जेक्ट है और वो एक्शन कर रहा है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो बॉल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है एक्शन हो रहा है, कि बॉल जो है उसका पीछा डॉग कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है। तो जब आप ऐसा करते हो तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। Underline the verbs in the following sentences and state whether the sentences are in active or passive voice. तो ये जो सेंटेंस है इसमें आपको वर्ब यानी एक्शन वर्ड को अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव वॉइस में है। पहला सेंटेंस, इंग्लैंड गेव रामानुजन ग्रेट ऑनर्स, इंग्लैंड ने जो है रामानुजन को बड़े बड़े सम्मान दिए। तो देना क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया, राइट। तो ये तो वर्ब हो गया। सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि जो इंसान जो सेंटेंस में जो करता है इंग्लैंड, उसके ऊपर सारा फोकस है कि इंग्लैंड ने सम्मान दिए।
तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि सारा फोकस जो है वो डूअर के ऊपर है, जो करता है उसके ऊपर। बी, अ लार्ज अनटाइडी एनवेलप वाज डेकोरेटेड विद इंडियन स्टैम्प्स। तो एक बड़ा सा गंदा सा लिफाफा जो है वो डेकोरेटेड था इंडियन स्टैम्प से। तो डेकोरेटेड था, ये तो वर्ब हो गया, राइट, एक्शन वर्ड है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इन्होंने अनटाइडी एनवेलप कर दिया है, जबकि इंडियन स्टैम्प्स को नहीं किया है। तो ये जो है पैसिव वॉइस में हो गया है, क्योंकि यही सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में होता तो होता इंडियन स्टैम्प्स वर डेकोरेटेड ऑन अ लार्ज अनटाइडी एनवेलप। पर आपने फोकस जो है उस गंदे से लिफाफे पे कर दिया है, जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर अभी फोकस हो गया है, तो ये पैसिव वॉइस में हो गया है। द टाइम टेबल वॉज नॉट ऑल्टर्ड, वो चेंज नहीं हुआ था। तो जो चेंज नहीं हुआ था ये तो एक्शन वर्ड है, राइट, तो ये वर्ब है। ये सेंटेंस किसमें, पैसिव वॉइस में, क्योंकि एक तो आपको ये किसने चेंज किया या किसने नहीं किया इस पे नहीं बताया जा रहा है, जो डूअर है उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। और हमने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में कभी कभी जो है डूअर के बारे में, जो करता है उसके बारे में मेंशन नहीं हो सकता है। तो ये जो है ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि अगर वो एक्टिव वॉइस होगा तो उसमें डूअर जो भी उसका करने वाला है उसका मेंशन हमेशा होगा। शी सॉ हर सन इन अ बिग हॉल, उसने अपने बेटे को देखा एक बड़े से हॉल में। तो देखा तो हो गया वर्ब, और उन्होंने देखा ये एक्टिव वॉइस है, राइट, क्योंकि जो करता है सेंटेंस का, जो काम कर रहा है जिसने देखा, वो फोकस में है, शी। हार्डी करेक्टेड हिज स्टेटमेंट, करेक्टेड क्या हो गया, वर्ब, कि उन्होंने ठीक किया अपने स्टेटमेंट। सेंटेंस किसमें, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि जो करता है हार्डी उनके ऊपर फोकस है। रामानुजन वॉज ब्रॉट टू इंग्लैंड, उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया था, ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि किसने बुलाया था, किसके द्वारा बुलाया गया था, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। जो करता है स्टेटमेंट का उसका मेंशन नहीं हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस हो गया है कि उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया था। तो ये जो है पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो है आपको सेंटेंसेस की वॉइस चेंज करनी है। तो पहला सेंटेंस है हार्डी टॉट रामानुजन, ये एक्टिव वॉइस में है, राइट, क्योंकि हार्डी जो करता है उनके ऊपर फोकस है, सेंटेंस में जो काम कर रहा है उसके ऊपर हमने डूअर के ऊपर फोकस किया है। यही फोकस अगर मुझे रामानुजन पे करना है तो मैं क्या करूंगी, रामानुजन वॉज टॉट बाय हार्डी, उनके द्वारा सिखाया गया था उन्हें। He knew nothing of the modern rigor, ये एक्टिव वॉइस है। यही पैसिव वॉइस में करना है तो मैं कर दूंगी nothing of the modern rigor was known to him. शीट्स ऑफ पेपर वर फाउंड इन इट बाय हार्डी, ये पैसिव वॉइस हुआ, राइट, क्योंकि हार्डी को मिले थे वो पेपर, बट हम फोकस किस पे कर रहे हैं, शीट्स ऑफ पेपर पे, कि उन्हें मिले थे। अब मैंने क्या कर दिया, हार्डी पे फोकस, हार्डी फाउंड शीट्स ऑफ पेपर इन इट, एक्टिव वॉइस हो गया। हार्डी वॉज बोर्ड बाय दैट मैन्यूस्क्रिप्ट, ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन जो हो रहा है तो किसकी वजह से जो है वो बोर हो गए थे, मैन्यूस्क्रिप्ट की वजह से, राइट। तो मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैन्यूस्क्रिप्ट है। अब यही जो है मैं अगर मैन्यूस्क्रिप्ट को जो है वापस सब्जेक्ट बना दूं, क्योंकि यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैंने इसे सब्जेक्ट बना दिया कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट है मैं सारा फोकस उस पे कर रही हूँ कि किसकी वजह से बोर हुए थे, मैन्यूस्क्रिप्ट की वजह से। तो मैन्यूस्क्रिप्ट ने जो है हार्डी को बोर किया। तो यहाँ पे जो एक्शन करने वाला है वो हार्डी नहीं है, क्योंकि हार्डी जो है वो खुद को बोर नहीं कर रहे हैं, उन्हें बोर किसने किया है, उस मैन्यूस्क्रिप्ट ने। तो इसलिए जो है मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसे हम यहाँ पे वापस सब्जेक्ट बना देंगे एक्टिव वॉइस करने के लिए। ट्रिनिटी सपोर्टेड अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट, ट्रिनिटी जो कॉलेज था वो जो पारंपरिक टैलेंट था, जो पारंपरिक नहीं था, उस टैलेंट को वो लोग सपोर्ट करते थे। तो इसे अगर मुझे पैसिव वॉइस में करना हो तो मैं करूंगी अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट वाज सपोर्टेड बाय ट्रिनिटी। ही कुड नॉट ब्रेक द बैन, वो जो है उस बैन को तोड़ नहीं पाए। तो अगर इसे पैसिव वॉइस में करना है तो मैं क्या करूंगी, द बैन कुड नॉट बी ब्रोकन बाय हिम। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, आपको ये बताना है। पहला सेंटेंस है व्हेन ही ओपनड इट ही फाउंड शीट्स ऑफ पेपर। नाउ ये जो सेंटेंस है यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही फाउंड शीट्स ऑफ पेपर। आप ये अपने आप में लिख दो फुल स्टॉप लगा के, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ना यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज है व्हेन ही ओपनड इट, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ही ग्लांस्ड एट अ लेटर, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। Hardy was not only bored but he was also
इरिटेटेड, ये जो है कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, एक तो हार्डी वॉज बोर्ड, दूसरा ही वॉज इरिटेटेड, और इन दोनों को ज्वाइन किया गया है बट से। बट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये जो है ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। रामानुजन टर्न्ड आउट टू बी अ पुअर क्लर्क, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, रामानुजन जो है एक पुअर क्लर्क निकले। If Ramanujan had been better educated, he would have been even more wonderful than he was. ये complex sentence है क्योंकि यहाँ पे एक independent clause है, he would have been even more wonderful than he was, और एक dependent clause है, if Ramanujan had been better educated. तो ये complex sentence है. Ramanujan was self-taught. He knew nothing of the modern rigor. ये compound sentence है क्योंकि यहाँ पे दो independent clauses हैं. Ramanujan was self-taught और he knew nothing of the modern rigor. Number 6, interview question. A brilliant student from your school has won mathematics quiz at the national level. Frame questions to interview him. तो यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि आपके स्कूल में आपको समझना है कि किसी बच्चे को मैथ्स क्विज में नेशनल लेवल पे पुरस्कार मिला है, तो आपको उसका इंटरव्यू लेना है। तो यहाँ पे उसका उन्होंने जो है आपको फॉर्मेट बताया है, इस फॉर्मेट में जो है आपको उसके क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो सबसे पहले तो उसकी ग्रीटिंग होगी, आप उसे वेलकम करोगे, फिर उसके बाद आप उसे बोलोगे कि अपना इंट्रोडक्शन दे, बताए उसने क्या क्या किया है, और फिर आप उससे पूछोगे कि उसे कैसा लगा उस क्विज में पार्टिसिपेट करके और जीत के कैसा लगा। फिर दो तीन सवाल जो है वो उसके बचपन के बारे में होंगे कि जब वो बड़ा हो रहा था तो सब कुछ कैसा था, और ये मैथ्स का जो पैशन था ये कैसे जागा, कैसे जो है वो मैथ्स में इतना इंटरेस्टेड हुआ। फिर अगर उसने कोई प्रॉब्लम्स फेस करी, कोई चैलेंजेस आए तो वो कैसे उसने फेस किए। फिर आप कुछ सवाल उससे पूछोगे उसके अचीवमेंट के बारे में। तो ये सब जो है ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट है। दो तीन सवाल होंगे उसके फ्यूचर के प्लान के बारे में कि आगे वो क्या करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, एंड उसके बाद जो है आप उसे थैंक यू और गुड लक बोलोगे। Number 7, summary. Read the first three paragraphs on page 92. From one morning up to a discussion after hall. Reread the same, noting down only the important points. Rewrite the important points in your own simple language in your notebook. Make certain that your summary is less than half the length of the original passage. तो आपको जो आपके चैप्टर में पहले के 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं पेज 92 पे, वो आपको पढ़ने हैं। फिर उसकी जो समरी है उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है, जैसे कि किसी चीज को आपको संक्षेप में लिखना हो तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो समरी लिखो वो ओरिजिनल पैराग्राफ से हाफ होनी चाहिए, तो उसको वो जो है आपको उसे ऑलमोस्ट आधा करके लिख देना है। तो यहाँ पे जो है मैंने उसकी समरी लिख दी है। One morning in 1930, Hardy got a letter with messy papers covered in strange symbols from an unknown person in India. At first he was bored and thought it might be a weird trick. The papers seemed to have new math ideas, some crazy and some known. But they had no proofs. Hardy was both bored and annoyed. Thinking it was a strange kind of trick, he put the papers aside. Later, after playing tennis, he couldn't stop thinking about the Indian papers. They had wild and new ideas he had never seen before. He wondered if it was a genius trick or if there was a genius unknown mathematician behind it. He decided a genius unknown mathematician was more likely. Back in his room, he looked at the papers again and told his friend Littlewood they needed to talk about it after dinner. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.